नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब सैफुद्दीन अम्मूस की द बिटकॉइन स्टैंडर्ड इसके एक सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब पैसे को लेकर मतलब उसके असली मायने क्या हैं और आजकल जो बिटकॉइन का इतना जिक्र है उसे लेकर कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाती है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैसा आखिर है क्या भला? मतलब क्यों कुछ चीजें ही पैसे की तरह काम करती हैं, हर कोई चीज क्यों नहीं? ये सारांश हमें याद दिलाता है कि इतिहास में देखें तो सोना एक बहुत लंबे समय तक पैसे के तौर पर चला। क्यों? हाँ, इसकी वजह साफ है। किताब बताती है कि सोना टिकाऊ था, मतलब हजारों साल चल सकता है। हाँ, और वो दुर्लभ था, आसानी से नहीं मिलता और उसकी पहचान करना भी मुश्किल नहीं था। चमकीला, भारी। सही कहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोना ही था, है ना? मतलब हमने सुना है सीपियां, पत्थर, नमक भी इस्तेमाल हुए। बिल्कुल हुए, कई चीजें आजमाई गई, पर जो चीज टिक पाई वो वही थी जिसमें कुछ खास गुण थे। और यहीं पर किताब का एक बहुत अहम तर्क आता है। वो क्या? वो ये कि पैसे का सबसे जरूरी गुण है उसकी कठिनाई, मतलब अंग्रेजी में हार्डनेस कहते हैं। इसका मतलब ये कि उसकी सप्लाई को, उसकी मात्रा को आसानी से बढ़ाया ना जा सके। अच्छा, मतलब जैसे सोना, आप अचानक से ढेर सारा सोना नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। जिन चीजों की सप्लाई, जैसे मान लीजिए कोई खास तरह की सीपियां, अगर वो अचानक से बहुत ज्यादा मिलने लगे तो उनकी कीमत गिर जाती थी। वो पैसे के तौर पर फेल हो जाती थी। सोने की यही बात थी कि उसकी नई सप्लाई बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती थी। खनन मुश्किल था। समझ गई। तो ये हुई साउंड मनी या ठोस मुद्रा की कहानी, जैसे सोना। लेकिन आज तो हम वो कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। सरकारी मुद्रा, जिसे फिएट कहते हैं। हाँ, फियाट करेंसी। ये सोने से कैसे अलग है और किताब के हिसाब से इसमें क्या दिक्कतें हैं? बहुत बड़ा फर्क है और यही किताब का फोकस है। फिएट करेंसी, जैसा कि सारांश में साफ बताया गया है, वो किसी सोने या चांदी जैसी ठोस चीज से जुड़ी हुई नहीं है। उसका कोई आधार नहीं है। मतलब ये कि सरकार या जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इसे जारी करते हैं और सिद्धांत रूप में वो इसे जितनी चाहे उतनी मात्रा में छाप सकते हैं। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, जब नोट सोने की गारंटी पर छपते थे, पर वो सिस्टम तो कब का खत्म हो गया। अच्छा, तो कोई सीमा नहीं है नोट छापने की? देखिए, व्यवहारिक सीमाएं होती हैं, लेकिन कोई भौतिक या अंतर्निहित सीमा नहीं है सोने की तरह। और किताब कहती है कि यहीं से असल समस्या शुरू होती है। क्या समस्या? मुद्रास्फीति वाली, इन्फ्लेशन। हाँ, वही। जब सरकारें या सेंट्रल बैंक जरूरत से ज्यादा पैसा सिस्टम में डाल देते हैं, या यूं कहें कि छाप देते हैं, तो हर एक रुपए या डॉलर की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। हाँ, चीजें महंगी होने लगती हैं। बिल्कुल, इसे ही हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और किताब का तर्क है कि इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो मेहनत से पैसा कमाकर बचाते हैं। उनकी बचत की कीमत वक्त के साथ घटती जाती है। ये तो हम महसूस भी करते हैं। सारांश में शायद कुछ उदाहरण भी दिए गए थे। हाँ, हाल के उदाहरण दिए, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। जी हाँ। वहां सरकारों ने बेहिसाब नोट छापे और नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि पैसा लगभग बेकार हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र सारांश में है, समय वरीयता या टाइम प्रेफरेंस। ये क्या चीज है? ये एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और आर्थिक विचार है। हाँ। सारांश समझाता है कि जब लोगों को ये अंदाजा होता है कि उनके पैसे की कीमत भविष्य में कम होने वाली है, जैसा कि अक्सर फिएट करेंसी के साथ होता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भविष्य के लिए बचत करने के बजाय आज ही खर्च कर देना चाहते हैं या फिर कर्ज लेकर खर्च करना चाहते हैं। इसे कहते हैं हाई टाइम प्रेफरेंस, यानी आज की जरूरत या इच्छा को भविष्य पर तरजीह देना। अच्छा, और इसका उल्टा साउंड मनी के साथ? बिल्कुल। अगर पैसा साउंड है, मतलब उसकी कीमत स्थिर रहने या बढ़ने की उम्मीद है, जैसे सोने के साथ होता था ऐतिहासिक रूप से, तो लोग क्या करेंगे, वो बचत करेंगे, निवेश करेंगे, भविष्य के लिए सोचेंगे। इसे कहते हैं लो टाइम प्रेफरेंस। किताब का तर्क है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत आदत नहीं, ये पूरे समाज की सोच, उसकी प्लानिंग, उसकी संस्कृति पर असर डालता है। ये तो सोचने का एक नया नजरिया है। तो अगर फिएट करेंसी में ये सारी चुनौतियां हैं, इन्फ्लेशन, हाई टाइम प्रेफरेंस को बढ़ावा देना, तो फिर इसका कोई हल? यहीं पर बिटकॉइन आता है क्या? हाँ, यही किताब बिटकॉइन को पेश करती है। सारांश बिटकॉइन को एक नए तरह के डिजिटल गोल्ड के रूप में देखता है। डिजिटल गोल्ड क्यों? सोने की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? उसकी दुर्लभता, उसकी सीमित मात्रा। बिटकॉइन के साथ भी यही है, पर डिजिटल दुनिया में
बिटकॉइन की कुल सप्लाई पहले से तय है, उसके कोड में लिखी हुई है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी बन सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं। अच्छा, सिर्फ 21 मिलियन। हाँ, और इसे कोई बदल नहीं सकता। कोई सरकार, कोई बैंक इसे और ज्यादा छाप नहीं सकता, जैसे नोट छापे जाते हैं। तो ये सोने की तरह ही दुर्लभ है, लेकिन डिजिटल रूप में। इसे कहते हैं डिजिटल स्कार्सिटी। और ये भी सुना है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत। ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन किसी एक कंपनी, बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये हजारों लाखों कंप्यूटरों के एक ग्लोबल नेटवर्क पर चलता है। तो इसे कोई बंद नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल। कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए, ना ही कोई एक संस्था है जो इसके नियम अपनी मर्जी से बदल दे। सारे लेन देन, सारे ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर यानी एक खुले बही खाते पर रिकॉर्ड होते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये सब कुछ पारदर्शी बनाता है। तो एक तरफ सोने जैसी दुर्लभता और दूसरी तरफ डिजिटल होने की वजह से आसानी। बिल्कुल सही पकड़ा। सारांश का निचोड़ यही है। बिटकॉइन में सोने की तरह मूल्य स्टोर करने की क्षमता है क्योंकि वो दुर्लभ है, और साथ ही क्योंकि वो डिजिटल है, उसे इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी किसी को भी बहुत तेजी से और कम खर्च में भेजा जा सकता है, बिना किसी बैंक या बिचौलिए के। तो ये इसे इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका बनाता है और ग्लोबल लेन देन के लिए भी फायदेमंद। किताब का तो यही तर्क है कि ये इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट है क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित है, और ये ग्लोबल है क्योंकि ये इंटरनेट पर काम करता है। ये सोने के गुणों को डिजिटल युग में लाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, ये सारांश हमें बता रहा है कि बिटकॉइन शायद सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी या स्पेक्युलेटिव एसेट नहीं है, बल्कि ये पैसे के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। बिल्कुल, एक तरह से साउंड मनी के सिद्धांतों की वापसी डिजिटल रूप में। किताब का मुख्य संदेश तो यही लगता है, और ये हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? सवाल ये, जिस पर किताब भी इशारा करती है, अगर पैसा जो समाज के कामकाज के लिए इतना बुनियादी है, अगर वो वाकई सरकार या राज्य के नियंत्रण के पूरी तरह बाहर मौजूद रह सकता है और फल फूल सकता है, तो इसके हमारी व्यक्तिगत आजादी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और समाज के पूरे ढांचे के लिए क्या मायने होंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है।